चलिए, ऑलमोस्ट जिनका जुड़ने का था वो जुड़ गए हैं। हम लोग आज का सेशन को हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यस्टरडे हम लोग जो डिस्कस किए हुए थे, यस्टरडे का हम लोग का डिस्कशन था क्वार्टरली अर्निंग्स के ऊपर और मार्केट सेगमेंट के ऊपर। क्वार्टरली अर्निंग्स में हम लोग क्या जाने और सीखें कि जो लिस्टेड कंपनीज जितनी भी हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एनएससी में हो या बीएससी में हो, हर कंपनी का ये कॉम्प्लायंसेस होता है और ये बाइंडिंग एक रूल्स है कि प्रत्येक क्वार्टर में, साल में 4 क्वार्टर होते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 4 क्वार्टर का ये कंपनीज टोटल अपना जो बिजनेस को रन की है, उस बिजनेस को रन करने के दौरान उसका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो भी उसका एक्सपेंडिचर्स हुआ, जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस उसका हुआ, उसका पूरा लेखा जोखा पब्लिक के सामने ओपन मार्केट में उन लोगों को रखना पड़ता है, देना पड़ता है। जिससे जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म व्यू अपना रखते हैं कि इस कंपनी में, कोई भी एक कंपनी में, कि इस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं, तो उसको एक आइडिया मिल जाता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखूं या ओके, एक मिनट। ऋषि जी अपना माइक को ऑफ कीजिए। ओके, थैंक यू। तो इससे इन्वेस्टर को ये एक अवेयरनेस आता है कि जो कंपनी में मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कंपनी सही ढंग से अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है। उसके हिसाब से हम स्टॉक में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको हम होल्ड करें या सेल करके निकल जाएं, इसका एक डिसीजन आप बना सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर है वो बना सकते हैं। जिसके लिए अगर कोई भी कंपनी इन फ्यूचर, जब आप लोग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो सबसे पहले तो कंपनी को पहले से उसका जानकारी लेना चाहिए कि कंपनी कितना साल से इस मार्केट में है, उसका बिजनेस का जो सेगमेंट है वो बिजनेस किस तरह से रन करता है, उसका पूरा डिटेल्स पहले लेके उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टेड हुए। और उसका अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है कि हम इस स्टॉक को 2 साल, 4 साल, 10 साल इन्वेस्ट करेंगे, तो प्रत्येक क्वार्टर में उसका जो क्वार्टरली अर्निंग्स का जो रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। जिससे उस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको अच्छा खासा जानकारी वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कल हम लोग डिटेल्स में बात किए थे। और इसका जो कल का जो सेशन का वीडियो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीक यूट्यूब में। जो मान लीजिए पूरा कंप्लीट आप देख नहीं पाए, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि थोड़ा लेट करके सेशन ज्वाइन किए थे, वो आप अपडेट कर लेंगे वहां से। ठीक है। दूसरा जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, ये मार्केट सेगमेंट के ऊपर, कि मार्केट में जब हम लोग आते हैं तो सिंपली हो जाता है कि हम क्या करें। मार्केट में इतना सारा ऑप्शंस है कि उस ऑप्शंस में मेरे लिए सबसे सुटेबल कौन सा है, हम जो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, ये हम लोगों को जानकारी रहता नहीं। तो ये जो कैपिटल मार्केट है, इसमें आपका इक्विटी शेयर्स आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है, फ्यूचर ऑप्शंस जिसको डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है, इक्विटी डेरिवेटिव हो या कमोडिटी में आपको डेरिवेटिव मिलेंगे, करेंसी में भी आपको डेरिवेटिव आपको मिलेंगे, जिसके बारे में कल हम लोग डिटेल्स में बातचीत किए थे। और साथ ही साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं, जिसमें एनसीडी होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिक्योर रिटर्न का आपको एक जगह आपको देती है, एक गारंटी आपको देती है कि कुछ भी हो जाए, मिनिमम इतना परसेंटेज का रिटर्न आपको यहां से मिल ही सकता है। ठीक है, मिलेगा ही। और ये सारे जो अपॉर्चुनिटी है, ये सारे अपॉर्चुनिटी आप सिर्फ अपना एक डिमेट अकाउंट खोल के आप ये अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं। और अपना जो इन्वेस्टमेंट जो है आपका, उसको आप विभिन्न जगह में आप डाइवर्सिफाई उसको कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह में उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, इन जनरल जब आप एक नोवाइस ट्रेडर हैं या बिगिनर हैं मार्केट में, तो सबसे बेस्ट होता है आप इक्विटी के थ्रू ही आप मार्केट में एंट्री कीजिए।
आपको ना फ्यूचर ऑप्शन देखना है ना जानना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल जब आप इक्विटी में ट्रेड करेंगे, तो 1 1.5 साल के बाद आपका ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तब आप दूसरा जो सेगमेंट्स है उस सेगमेंट्स में आप एंट्री कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन जो है ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है, और इसके लिए आपको काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर ऑप्शन में प्रॉफिट कर सकते हैं। अदरवाइज सेबी का भी जब आप अपना डिमेट भी खोलिएगा या न्यूज खोल के आप देखिएगा, तो सेबी का ये डिस्क्लेमर भी रहता है कि 90% ऑफ ट्रेडर्स जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं वो लॉस रनिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ आपका लो नॉलेज, नॉलेज लेंगे नहीं, और अपना जो फंड है फंड को क्विक ग्रो करने का एक थिंकिंग रहता है, ठीक है। उसके चलते गलती करते हैं, और उस गलती को मेकअप करने के लिए और गलती करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी वो सेगमेंट में आप लोगों को जाना नहीं है जो न्यू है। स्टॉक मार्केट में इक्विटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये दो चैप्टर के बारे में यस्टरडे हम लोग डिटेल्स में बातचीत किए हुए थे। अब चलते हैं आगे, जो कि है सर्किट लिमिट क्या होता है, पोर्टफोलियो बिड एंड आस्क ये क्या होते हैं। ये एकदम जनरल टर्म है, लेकिन मार्केट में जब आप एंट्री करेंगे तो ये टर्म आपको जानना जरूरी होता है। तो हम लोग चलते हैं इसके बाद सर्किट लिमिट में, ठीक है। ये सर्किट लिमिट, जिसको कि जनरली स्टॉक मार्केट में जब आप लोग अपना पहला कदम रखिएगा, तो इससे आप लोगों को रूबरू होना पड़ेगा कि सर्किट लिमिट क्या होता है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक अपर सर्किट लिमिट होता है और एक लोअर सर्किट लिमिट होता है, ठीक है। इसको आप सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जानेंगे, और कोई कोई जगह में आप इसको प्राइस बैंड के नाम से भी आप इसको जानेंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये सर्किट ब्रेकर भी है और प्राइस बैंड भी, जिसको कि सर्किट लिमिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये मैकेनिज्म को प्रोवाइड करती है कि एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस, जैसे एक सिंगल डे में अगर कोई भी स्टॉक में कोई अच्छा खबर या कोई अगर बुरा खबर आता है, तो वो क्या होता है, अचानक से उसका प्राइस या तो भागने लगता है ऊपर की ओर या गिरने लगता है नीचे की ओर, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है कि मार्केट में कभी कभी पैनिक भी शुरू होता है, पैनिक शुरू हो जाता है कि हम खरीदे हैं 100 रुपया में, अचानक से गिर के आ गया 50 रुपया, ये कैसे होगी, हाउ इट इज पॉसिबल। तो इस कारण सेबी यहां पे क्या किया कि जितने भी स्टॉक्स हैं या इंडेक्स है, हर किसी के लिए एक ब्रेकर लगा दिया, एक सर्किट लिमिट कर दिया, ठीक है। और वो जो सर्किट लिमिट होता है, ये सर्किट लिमिट आपका 2% से लेके 20% तक जनरली आपका रखा जाता है, ठीक है। 2% से लेके 20%, ठीक है। इसमें जो डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है कि अपर सर्किट लिमिट, ठीक है। अपर सर्किट लिमिट क्या होता है कि एक ट्रेडिंग सेशन के दौरान, मतलब हम लोगों का जो मार्केट ओपन होता है 9:15 में, क्लोज होता है 3:30 में, तो 9:15 से लेके 3:30 के भीतर एक स्टॉक मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता है, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता है उसका लिमिट बांध दिया गया है। वो मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है, वो स्टॉक स्टॉक का वॉलेटिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो मिनिमम जो इन जनरल टर्म में जो होता है वो मिनिमम होता है कितना, 2%, मैक्सिमम आपका 20% तक आपका वो अपर साइड वो जा सकता है। कि कोई अगर 100 रुपये का प्राइस है कोई स्टॉक का, तो वो मैक्सिमम एक ट्रेडिंग सेशन में, एक दिन में वो 120 रुपया तक ही जाएगा, और वहां जाके क्या होता है वो फ्रीज हो जाता है, वहां पे ट्रेडिंग वहां पे हॉल्ट हो जाता है, वहां पे ना आप और बाई कर पाइएगा ना उसको सेल कर पाइएगा। उसके बाद लिमिट जब टूटता है, अगर लिमिट वहां से आपका जो सर्किट वहां पे बैंड जो दिया है, सर्किट ब्रेकर जो वहां पे दिया हुआ उसको अगर लिमिट अगर खुलता है वहां पे, तब जाके वहां पे आप सेल करके अपना पोजीशन को वहां से स्क्वायर अप कर सकते हैं, ठीक है। और सेम इसका ऑपोजिट क्या होता है, लोअर सर्किट लिमिट। लोअर सर्किट लिमिट में क्या होता है कि कोई स्टॉक
अगर उसका 20% उसका सर्किट लिमिट है, तो वो अगर कुछ भी उस स्टॉक के ऊपर कुछ भी अगर निगेटिव खबर आ गया है, तो वो मैक्स टू मैक्स वो 20% नीचे तक ही वो गिरेगा एक ट्रेडिंग सेशन में। एक ट्रेडिंग सेशन में 20% नीचे तक ही वो जाएगा। अगर उस स्टॉक का प्राइस एज्यूम अगर हम लोग करते हैं कि 100 रुपये का प्राइस है उसका, तो 20% मतलब 20 रुपया माइनस वो 80 रुपीज तक ही वो आएगा एक ट्रेडिंग सेशन में। भले नेक्स्ट डे अगर वो नेगेटिव न्यूज अगर उसका कंटिन्यू करता है, नेक्स्ट डे हो सकता है कि फिर वो से लोअर सर्किट मारे, लेकिन वो तब क्या होगा 80 रुपीज का, क्योंकि आज जो क्लोजिंग किया 80 रुपीज में, तो नेक्स्ट डे अगर फिर से लोअर सर्किट मारेगा, तो 80 रुपीज का 20% लोअर सर्किट होगा, मतलब 16 रुपया वो नीचे जाके वहां पे क्लोज करेगा, 64 रुपीज में जाके वो क्लोजिंग करेगा। तो इस तरह से अपर सर्किट लिमिट या लोअर सर्किट लिमिट का जो मैकेनिज्म है ये आपका काम करता है, ठीक है। जिससे कि इसका पर्पस यही था कि पैनिक सेलिंग जो है, पैनिक सेलिंग कभी कभी होता है। जैसे हम लोग कोरोना में भी हम लोग देखें, जो कोरोना काल जो हुआ था कोविड के समय में, उस समय पैनिक सेलिंग आपका हुआ था। इवन कि जो हम लोग का इंडेक्स है निफ्टी, निफ्टी में भी वहां पे ट्रेडिंग हॉल्ट किया गया था, ठीक है, टेम्पोरली बेसिस में। वहां पे जो इंडाइसेस का जो सिस्टम होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में, वहां पे 10%, 50% और 20% का एक आपका सर्किट लिमिट वहां पे रहता है, प्राइस बैंड वहां पे रहता है। वो जब टच करता है तो वहां पे पहले ट्रेडिंग हॉल्ट वहां पे किया जाता है। हो सकता है 1 घंटा के लिए ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया गया, फिर से ट्रेडिंग चालू हुआ, अगर फिर से डाउनवर्ड मोमेंट्स हुआ, फिर से 1 घंटा के लिए वहां पे बंद किया गया। और अगर 20% लिमिट अगर रीच हो जाता तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग आपका इंडेक्स में क्लोज कर दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है आपका जो ट्रेडिंग आवर्स जो है, किस टाइम में वो 10% या 15% ऊपर या नीचे हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर भी है, इंडिविजुअल स्टॉक के भीतर भी है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग भी अपना माइंड में लेके रखिएगा कि कभी भी जब स्टॉक में आप कोई पोजीशन बना रहे हैं, हठात आप देख सकते हैं कि मतलब अचानक से 20% ऊपर चल गया, अचानक से 20% नीचे आ गया, ठीक है, आप वहां पे खरीद नहीं पा रहे हैं या सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किस लिए होता है? ये आपका अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो है, सर्किट लिमिट है, उसको वो टच कर गया, ठीक है। एक चीज और माइंड में रखना है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो स्टॉक्स होते हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में कुछ सिलेक्टेड ऑलमोस्ट आपका 250 के करीब स्टॉक्स हैं, 250 के करीब जो स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स में ये सर्किट लिमिट अलाउ नहीं है, ठीक है। फ्यूचर और ऑप्शन का जो स्टॉक्स होते हैं उसमें सर्किट लिमिट काम नहीं करता है, उसमें दूसरा मैकेनिज्म है, जिसके बारे में हम लोग आगे में बात करेंगे, जो एफएनओ का हम लोग बात करेंगे। वहां पे एमडब्ल्यूपीएल का एक सिस्टम होता है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का एक मैटर रहता है, उसको हम लोग डिटेल्स में आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये माइंड में रखिएगा, इसको देख देख भी लीजिएगा, जो फ्यूचर ऑप्शन का स्टॉक्स जो होते हैं उसमें आपका सर्किट नहीं रहता। वो 20, 25, 30% नीचे भी जा सकता है, 30, 40% वो ऊपर भी भाग सकता है, ठीक है। तो ये हुआ सर्किट लिमिट, जिसको सर्किट ब्रेकर के नाम से भी आप जानेंगे या प्राइस बैंड के नाम से भी आपको सुनने को मिलेगा बहुत जगह, ठीक है। ऐसा करते हैं, सर्किट लिमिट आपका क्लियर हो गया हो, सर्किट लिमिट है क्या। इसके बाद और एक पार्ट है, जो कि जब आप डिमेट अपना ओपन कीजिएगा तो वहां पे एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि कहा जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। एक सेक्शन जो होगा वो पोर्टफोलियो सेक्शन होता है। वो पोर्टफोलियो में इन जनरली क्या होता है कि हम लोग जो अपना स्टॉक्स जो हम लोग खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो आज जो हम लोग स्टॉक खरीदें, वो स्टॉक क्या होता है, आज के डेट में वो मेरा पोजीशन जहां पे है, ऑर्डर बुक पोजीशन जिस जगह पे रहता है उस जगह पे शो होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग कैश एंड कैरी या डिलीवरी जिसको कहते हैं, उसमें हम लोग लिए हैं कि इसको हम खरीद के रख रहे हैं, पूरा पैसा इसका हम पे कर दिए हैं,
तो नेक्स्ट डे वो स्टॉक क्या होता है, अपना जो पोर्टफोलियो सेक्शन जो है, वो पोर्टफोलियो सेक्शन में वो आ जाता है, जिसको होल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है। और एक पोर्टफोलियो सेक्शन जो होता है, इसमें सिर्फ आपका स्टॉक नहीं रहता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप जितना भी अपना डिमेट के जरिए से सिक्योरिटीज मार्केट में आप जितने तरह का इन्वेस्टमेंट आप किए हैं, जिसमें स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसा आप एनसीडी पकड़ लीजिए, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गया, या आप सिक्योर्ड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जो है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स अगर आप लिए हैं, ठीक है, तो ये सारा चीज आपका पोर्टफोलियो का जो सेक्शन है वहां पे आपका शो होगा। ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो पोर्टफोलियो का जो सेक्शन होता है, यहां पे क्या होता है, पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए, किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज क्या होता है पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपना कोई भी एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि आपका एक थिंकिंग है कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया को मुझे अपना एक पोर्टफोलियो हमको बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहला है कि वहां पे पोर्टफोलियो बनाने से पहले, जिस जगह में ज्यादातर जो पर्सन से चूक करते हैं, चूक जाते हैं, कि कुछ भी मिला, पेनी स्टॉक मिला तो पेनी स्टॉक, या कुछ भी जो खबर में जो सुनने को मिल रहा है कि अरे कभी कभी होता है क्या है, अरे अभी तो रिलायंस का जियो बहुत चल रहा है, जियो फाइनेंशियल खरीद लो, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया का 1 लाख घुसा दिया हम जियो फाइनेंशियल में। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल बोले, इस तरह का मैक्सिमम पर्सन का जो इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल है, इस तरह से करते हैं कि पूरा का पूरा पैसा कोई स्टॉक में हम डाल दिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला चीज आपको ये देखना होगा कि पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपका सबसे मेन चीज होता है क्या, आपका एज क्या है। आपका एज यहाँ पे सबसे बड़ा एक फैक्टर होके खड़ा होता है कि आप किस एज के दायरे में अभी खड़े हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, कोई मान लीजिए 60 इयर्स का उनका एज चल रहा है, मतलब रिटायरमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है। और कोई है जिसका अभी एज चल रहा है 20 इयर्स। ठीक है। तो 20 इयर्स का जो एक लड़का है, एक बच्चा है, ठीक है, या जो यूथ है, उसका जो रिस्क लेने का कैपेसिटी है, क्या एक 60 साल का जो पर्सन है, एजेड जो पर्सन है, उसका रिस्क लेने का कैपेसिटी क्या सेम होगा या होना चाहिए? एक 20 साल का और 60 साल का एज का रिस्क कैपेसिटी क्या सेम होगा? कभी नहीं होगा। तो इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल होगा, इन दोनों का क्या सेम होना चाहिए? कभी भी नहीं होना चाहिए। एक 60 इयर्स जो पहुंच चुके हैं, 55 60 इयर्स का जो एज टच कर रहे हैं, तो उनका सिंपली है कि उनका रिस्क लेने का कैपेसिटी कम है, बहुत कम है। और एक 20 इयर्स का जो पर्सन है, उसके पास अभी पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, लाइफ उसका पड़ा हुआ है, तो उसके पास रिस्क लेने का कैपेसिटी बहुत हाई है। तो आपका जो एज है, उसके हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो का रिस्क जो है, रिस्क को आपको कवर करना है। तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर कोई 60 इयर्स, 55 60 इयर्स का एज में अगर पहुंच चुके हैं, तो उनका पोर्टफोलियो को किस तरह से करना चाहिए कि उसमें आपका सिक्योर्ड जो प्रोडक्ट्स है, सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में जैसे आपका बॉन्ड्स हो गया, या म्यूचुअल फंड का अगर आप देखिएगा तो एक मतलब एवरेज एक सीएजीआर आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, इतने बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं जो कि गारंटेड इनकम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में मैक्सिमम मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, उन लोगों को पता ही नहीं। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स है, उसको भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो 60 इयर्स का जो पर्सन है, उनका पोर्टफोलियो में सबसे पहले क्या है कि जो सिक्योर इनकम हमको जनरेट करके दे, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। उसके बाद जैसे होता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हम किए, जो कि ऑलमोस्ट एक मतलब स्टेबल, आप कह सकते हैं कि स्टेबल अर्निंग का एक जगह वहां से भी हमको मिल सकता है। ठीक है। तो
सिक्योर जो रिटर्न मेरा दे, वहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम पोर्शन होना चाहिए। 60 to 70% का इन्वेस्टमेंट मेरा सिक्योर प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर एज आपका 50, 55, 60 के करीब अगर पहुंच चुका है तो 60 to 70% आपका चल गया किसमें, सिक्योर अर्निंग का पार्ट में आपका चल जाएगा। और 30 से 40% का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका स्टॉक्स में आप कर सकते हैं। स्टॉक्स में उसमें भी जो स्टॉक आपका सिलेक्शन होगा, अगर मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल में अगर 40% ये हम पकड़ते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं स्टॉक्स में, तो 40% में कितना, 40,000 हो रहा है। तो 40,000 का मिनिमम 50 to 60% आपको लार्ज कैप में रखना है। ठीक है, 50 to 60%, और बाकी 25 से 20% जो होगा करके आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक आपका जो हायर एज के जो पर्सन है उनका पोर्टफोलियो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, करना चाहिए। उनका ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनका पूरा का पूरा जो अमाउंट है, 1 लाख रुपया जो पूरा है, पूरा का पूरा स्टॉक में डाल दिए, कोई एक न्यूज के जरिए से हम स्टॉक में उसको इनपुट कर दिए। लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट में अगर हम जाते हैं, जो एक बंदा है वो 20 या 22 या 25 साल का है, या लगभग लगभग 30 इयर्स का भी आप पकड़ के चल लीजिए, ठीक है। तो इनके पास क्या है कि ये अभी अपना हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ अपना पार किए हैं, ठीक है। अभी इनके पास पूरा लाइफ, मतलब हाफ से ज्यादा का लाइफ इनके पास अभी अवेलेबल है। तो इनका रिस्क लेने का जो क्षमता है, रिस्क लेने का क्षमता बहुत हाई है। अगर एक 20 साल का जो यूथ है, उसका जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा, उस पोर्टफोलियो में क्या होता है, जनरली किस तरह से करना चाहिए, वहां पे 70 से 80% आप स्टॉक्स में डालिए। 70 से 80% आप स्टॉक में डालिए। और 70-80% मतलब सिंपली क्या हुआ कि 70 से 80 हजार रुपये, अगर हम 70 हजार ही अगर हम पकड़ते हैं, तो 70 हजार में आपको उसका ऑलमोस्ट 50 to 60% आपको स्मॉल कैप और मिड कैप आपको सिलेक्ट करना है। स्मॉल कैप और मिड कैप में क्यों सिलेक्ट करना है, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज भी हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस प्रोफाइल के कंपनीज भी हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होता है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होते हैं। ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होते हैं। एक लार्ज कैप कंपनी जनरली आप नहीं देखिएगा कि 1 साल में 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया। लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी को आप देखिएगा, वो साल भर में 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी हो जाता है। लेकिन हाई रिस्क भी होता है। तो चूंकि अभी आपका एज है 20-25 साल, तो अभी आप रिस्क लेने के जगह पे हैं। तो 60-70% या 80% तक आप स्टॉक में एलोकेट कर सकते हैं। और बाकी जो 20 से 30% आपका जो रहेगा अमाउंट, उसको आप म्यूचुअल फंड और उसके बाद अदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को आप प्रिफर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के ऊपर आप वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट को किए लॉन्गर टर्म में। तो क्या होता है कि ये जो पोर्टफोलियो आपका बिल्डअप होगा, ये लॉन्गर टर्म में 10 साल 15 साल 20 साल में पॉसिबिलिटी ये रहता है कि आपका 2 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना रिटर्न आपको जनरेट कर दे। ठीक है। और ये जो स्टॉक में भी जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, जब पोर्टफोलियो में जैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, तो एक स्टॉक में कभी भी अपना पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। ये मेरे साथ जो भी कनेक्टेड है, मैं उनको हमेशा ये कहता हूं, एग्जाम्पल के साथ ही कहता हूं कि जब बचपन में हम लोग स्कूल या कॉलेज हम लोग जाते थे, तो घर के जो बुजुर्ग हम लोगों को पैसा देते थे, 50 100 रुपया 200 रुपया जो भी दिए, तो ज्यादातर क्या होता, चेंज देते थे। 10 रुपया 20 रुपया का 5 रुपया का नोट तब चलता था। तो ये भी एक हम लोगों को एडवाइस करते थे कि अपना जो ये पैसा है, 100 रुपया है, 100 रुपया एक पॉकेट में मत रखो, एक पॉकेट में मत रखो, इसको 2 3 पॉकेट में, ऊपर नीचे अपना पॉकेट में घुसा के रखो। इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि अगर हम सफर के दौरान ट्रेन या बस में हम जा रहे हैं, अगर पॉकेट मारी होता है, तो पॉकेट मार मेरा एक ही पॉकेट को चोरी कर सकता है, एक ही पॉकेट मेरा काट सकता है। पॉकेट मार एक साथ 3 4 पॉकेट में पॉकेट मारी नहीं करता है। तो अगर मेरा 3 4 जगह में पैसा रखा हुआ है, तो
क्या होगा कि मेरा एक छोटा सा अमाउंट ही मेरा लॉस होगा, चल जाएगा। 100 रुपया में हो सकता है 10 रुपया 20 रुपया मेरा चल गया, बाकी 80 रुपया तो मेरा बचा रहेगा। तो सेम कंडीशन जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कीजिएगा, तो यही लॉजिक आपको यहां भी लगाना है कि पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं डालना है। मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, डेवलपिंग सेक्टर्स हैं, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं, जिसके बारे में यस्टरडे हम लोग जो सेशन किए उसमें हम लोग बातचीत भी किए हैं, कौन कौन सा सेक्टर है, सेगमेंट है, ठीक है। तो उस सेक्टर में, हर सेक्टर में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सिर्फ थोड़ा सा उसका रिसर्च करना होगा, ऑनलाइन में आना होगा, थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, ठीक है। खुद से रिसर्च करके जब आप लगाइएगा तो आपको लॉजिक भी पता चलेगा, और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा गेन भी कीजिएगा। कभी अगर वो स्टॉक नीचे भी आ जाता आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है उस स्टॉक में, ठीक है। दूसरा होता है रिस्क टॉलरेंस, जो ये तो डाइवर्सिफिकेशन का एक पार्ट हुआ। उसके बाद रिस्क टॉलरेंस, इसके ऊपर ही आपका आ गया कि आपका कंफर्ट जोन रिस्क लेने का कितना है, उसके हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, ठीक है। और और एक जो बड़ा टॉपिक होता है, ये होता है पोर्टफोलियो आप जो तैयार कीजिएगा, तो एक स्पेसिफिक आपका, हर किसी का एक फाइनेंशियल गोल होता है, या रिटायरमेंट प्लानिंग होता है, या आपका जैसे फाइनेंशियल गोल में ही होता है कि हम घर एक बनाना चाह रहे हैं, घर एक खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। या हम रिटायर करेंगे तो मेरे पास इतना का कॉर्पस होना चाहिए, इतना का फंड होना चाहिए। या लड़का का एजुकेशन के लिए हमको अपना पैसा को एक पोर्टफोलियो बना के करना चाहिए, रखना चाहिए। लड़की का शादी के लिए कुछ हमको रखना है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल है कि कितना साल में उसको अचीव करना है, कोई भी गोल, अगर अभी आपका लड़का या लड़की है, उसका एजुकेशन के लिए आपको करना है, उसका एज अभी चल रहा है 4 साल 5 साल, अगर एज चल रहा है, तो हायर एजुकेशन लगभग लगभग 15 साल 16 साल के बाद हायर एजुकेशन आपका होता है। तो 10 ईयर आपके पास समय है, 10 साल आपके पास समय है। तो 10 साल के लिए आप अपना एक पोर्टफोलियो धीरे धीरे एक बिल्डअप कर सकते हैं। और वो पोर्टफोलियो जो होता है, ऐसा नहीं कि एक बार में आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया डाल के ही आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास मंथली अगर 500 है, मंथली अगर 1000 है, 5000 है, कुछ भी अमाउंट है, उसके जरिए से आप अपना पोर्टफोलियो यहां पे बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर स्टॉक मार्केट का कंपाउंडिंग का अगर मैजिक देखेंगे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपका पैसा कितना टाइम्स आपका हो सकता है, अगर 10 साल 15 साल या 20 साल का टाइम होरिजन पकड़ के अगर आप चलते हैं तो, ठीक है। उसको भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये एक हो गया इन्वेस्टमेंट गोल। उसके बाद एसेट एलोकेशन, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है रीबैलेंसिंग का, कि आप जब अपना स्टॉक सिलेक्शन वहां पे किए, या जो भी आप बॉन्ड्स लिए हैं, म्यूचुअल फंड्स आप खरीदे हैं, या स्ट्रक्चर प्रोडक्ट लिए हैं, एनसीडी लिए हैं, तो जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट या एनसीडीज जो होते हैं, ये लोग एक फिक्स टर्म के लिए आते हैं, ठीक है। जो फिक्स्ड इनकम आपको देंगे, तो वो फिक्स्ड एक टर्म भी लेके आते हैं। तो उसका टर्म कंप्लीट होगा तो आपको उसको रिबैलेंस करना है। कि मान लीजिए एक एनसीडी आप लिए थे, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना वो आपको दे रहा है, ठीक है। 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो 1 साल के बाद आपको वो मैच्योर हो जाएगा। तो आपको कितना मिल जाएगा? 1,09,000 रुपये आपको मिल गया। तो आपका डिमेट के जरिए आप किए, डिमेट में ही आपका पैसा आ गया। अब आपको वो रिबैलेंसिंग क्या होगा, कि अब 1,09,000 क्या फिर से आप एनसीडी में करना चाहते हैं, या कुछ दूसरा आप प्लान कर रहे हैं। ये आपको रीबैलेंसिंग का जो ऑप्शन है, रीबैलेंसिंग का ऑप्शन में ये आपको मिलेगा। तो ये जो ब्रोकर हाउस के पास आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन करेंगे, तो उनका जो एडवाइजरी जो पार्ट रहते हैं, एडवाइजरी का जो टीम रहता है, उस टीम से आप डिस्कस करके, उस टीम से डिस्कस करके आप अपना डिसीजन को वहां पे बना सकते हैं, उनके पास से एडवाइस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। जैसे एनसीडी में मिनिमम क्या होता है, मिनिमम मतलब मैक्सिमम जगह में ये है कि 10,000 से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे बैंक में आप एफडी करते हैं, वैसे अब एनसीडी में आप फिक्स डिपॉजिट टाइप से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक में आपको मिल रहा है 7% 7.5%, ये 9 से 11% तक का आपको रिटर्न देता है, ठीक है।
और एक जो मैंने आप लोगों से बातचीत किया कि स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में एक आपका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है आपका एडलवाइस ग्रुप का जो है, एडलवाइस का ही एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है। मैं उसका यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, करना नहीं करना वो आप लोगों का खुद का डिसीजन है। ठीक है, और मैं यहाँ पे और एक डिस्क्लेमर भी दे दूं जो कि इस स्लाइड में भी है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी देता हूँ ये आपका एजुकेशन पर्पज से है। आप लोग कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा तो उससे पहले अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके पास आप डिस्कस करके उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। तो एडलवाइस का जो ये प्रोडक्ट है इसमें क्या है, जैसे हम लोगों का बेंचमार्क इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स हम लोग क्या लेके चलते हैं, निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी 50 हम लोगों का बेंचमार्क इंडेक्स है। निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट। निफ्टी अगर नीचे आता है तो ओवरऑल मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का ये जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है इसका मेन बेंचमार्क इंडेक्स कौन है, निफ्टी। निफ्टी के ऊपर ही ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंपनी का ये प्रॉमिस है कि अगर निफ्टी अभी जैसे 25,000, निफ्टी अभी 25,000 का मोरलेस में आपका ट्रेड कर रहा है, तो जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये प्रीवियस 6 मंथ का एवरेज जो क्लोजिंग हुआ था वो एवरेज क्लोजिंग को कैलकुलेट करके आपका बेंचमार्क प्राइस यहाँ पे सेट करेगा। वो हो सकता है 24,800 हुआ या 25,200 हुआ, 6 महीने का एवरेज लेके वो आपका बेंचमार्क प्राइस आपका सेट कर दिया। अब उस प्राइस से कंपनी ये बता रही है कि वहां से अगर इस जगह से निफ्टी अगले 3 साल में, या कुछ प्रोडक्ट में कभी कभी ये 19-20 भी होता है, 3 की जगह 3.5 साल भी हो सकता है। ठीक है, वो जब आप कीजिएगा वहां पे एग्जैक्ट आपको वहां पे फिगर आपको मिल जाएगा। तो अगर 3 साल में निफ्टी अगर यहां से डबल अगर हो जाती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी आपका डबल हो जाएगा। निफ्टी अगर यहां से डबल हो गया 3 साल में, अभी 25,000 में है, 3 साल में निफ्टी यहां से 50,000 टच कर जाती है, 50,000 पहुंच जाती है। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर एज्यूम हम करते हैं आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं, तो 1 लाख आपका कितना हो गया, 2 लाख हो गया 3 साल में, 3 इयर्स में। जिसके लिए बैंक में हमको वेट करना पड़ता है कितना साल, 10 साल, 9 साल हमको वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो अच्छा है, बहुत बेटर है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा अपना मन में क्या, कि अगर यहां से निफ्टी गिर गई, निफ्टी अगर यहां से नीचे चला गया तो क्या होगा, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का तो भैया कोई भरोसा है नहीं। तो यहां भी कंपनी जो है ये आपको एश्योर कर रही है कि अगर यहां से निफ्टी 50% तक भी आपका अगर नीचे चल जाती है, कि 25,000 है चल गया 12,500 अगले 3 साल में, तो सबसे पहला चीज क्या है, आपका जो कैपिटल है, कैपिटल आपका प्रोटेक्टेड है, कैपिटल में आपका हाथ नहीं जाएगा। ठीक है, कैपिटल आपका, कैपिटल से 1 रुपया आपका नहीं जाएगा, उल्टा कंपनी आपको एकुमुलेट बेसिस में 22.69% का रिटर्न 3 साल में आपको पे करेगी। अगर 1 लाख के ऊपर 22,690 रुपये का आपको वो पेमेंट करेगी। तो हो गया ना, जो बैंक आपको जो रिटर्न देती है, बैंक जो आपको रिटर्न देती है साल में लगभग लगभग आपका 7, 7.5% का, तो यहां भी अगर आप पकड़िएगा तो 7, 7.5% का साल में आपको रिटर्न ऑलरेडी दे दी। 3 साल में अगर आपको 22,500 अगर मिल रहा है तो 7,500 करके आपको प्रत्येक साल मिला, 3 साल 22,500 आपको मिल गया। मतलब कैपिटल प्रोडक्शन, बैंक का रिटर्न गारंटेड। और अगर यहां से निफ्टी अगर भाग गया ऊपर, अगर निफ्टी यहां से 1.5 गुना हो गया तो आपका 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगा। निफ्टी अगर 2 गुना हो जाता है आपका 1 लाख 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जो कि बहुत सारे ऐसे पर्सन है, स्टॉक मार्केट में गारंटेड कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ ये जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं ये आपको गारंटेड रिटर्न का दावा करती है। और कंपनी, बहुत सारे कंपनी से, मैं एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिया एडलवाइस के नाम से। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ब्रोकर हाउस हैं, फुल टाइम ब्रोकर्स हैं। ठीक है, वो लोग इस तरह के स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं।
जो फुल टाइम ब्रोकर आपका वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं वो लोग ज्यादातर ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट आपको देते हैं। तो जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उस पोर्टफोलियो में आपका ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कैपिटल का एक पोर्शन को क्या करता है, गारंटी कर देता है, गारंटेड कर देता है कि बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से अगर नीचे भी आ जाता है, मार्केट वोलाटिलिटी के कारण अगर नीचे की ओर चल जाता है, वहां पे अगर आपको लॉस दिख रहा है, तो ये जो गारंटेड जो प्रोडक्ट है, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, एनसीडीज हैं या बॉन्ड्स हैं, ये आपको फिक्स रिटर्न एक आपको देते रहें, कंटिन्यूअस बेसिस में देते रहें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो आप लोगों को बिल्डअप करना है, और वहां पे हम लोगों का जो भी सपोर्ट का जो भी जरूरत पड़ेगा आप लोगों को, कि कभी भी कुछ भी जानकारी लेना है, ठीक है, क्या करने से बेटर रहेगा, तो एजुकेशनल पर्पज से मेरे पास से भी आप वो सारा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कभी भी किन्हीं को कुछ भी अगर ये सब चीज के ऊपर अगर डिस्कस अगर करना है तो आप एकदम बेझिझक डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद एक देखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। इसमें बैलेंस पोर्टफोलियो होता है, ग्रोथ पोर्टफोलियो होता है, इनकम पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, बैलेंस पोर्टफोलियो में आपका क्या होता है, इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसमें मिक्स रहता है। ग्रोथ पोर्टफोलियोज में ज्यादातर जो ग्रोथ कंपनीज होते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट वहां पे रहता है। और इनकम पोर्टफोलियो जो होता है ये जनरली किन के लिए होता है, जो रिटायरमेंट जो पर्सन्स हैं, जिनको फिक्स रिटर्न का जरूरत है, फिक्स इनकम का जरूरत है, कि महीना खत्म होने से मेरा इतना रुपए का रिटर्न आना चाहिए। तो अभी तक हर कोई जानते हैं कि सिर्फ बैंक ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी आप अपना कैपिटल प्रोटेक्शन रख के अपना पैसा गारंटी के साथ वहां पे प्रोटेक्टेड करके आप अदर जो फाइनेंशियल जगह से आप जो रिटर्न जनरेट करते हैं उससे ज्यादा रिटर्न आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आपको जानकारी लेना है, आपको जानना होगा। यहाँ पे बहुत सारे होंगे जिनके घर में भी होंगे कि मान लीजिए पापा है या मम्मी है, रिटायर्ड है, बैंक में है, वहां पे वही ट्रेडिशनल 6% 7% लेके ही खुश हैं। थोड़ा सा आगे निकलिए, थोड़ा सा और बढ़िए, बहुत सारा ऑप्शन है। आपको थोड़ा सा जानकारी लेना है। आप 6-7% में खुश हो रहे हैं, और मार्केट में 8% 9% 10% भी अवेलेबल है सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, अच्छा अच्छा इंस्ट्रूमेंट, इसको आपको थोड़ा जानकारी लेना होगा हर किसी को। तो आशा करते हैं ये पोर्टफोलियो का जो पार्ट है, पोर्टफोलियो का पार्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत ही हम समझा पाए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से हम बहुत ही थोड़ा सा ही हम बताए हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा पाए होंगे जरूर। ठीक है, अगर किन्हीं को कभी भी इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन रहेगा किस तरह से करना चाहिए, ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, इसके बारे में अगर कुछ भी डिस्कस आप लोगों को करना है, बेहिचक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक जो मैंने आप लोगों को पार्ट बताया कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास कहाँ है 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ठीक है, तो हम क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और छोटा पैसा लेके क्या होगा, छोटा पैसा लेगा तो कुछ आएगा नहीं, छोटा पैसा से कुछ तो इनकम आएगा नहीं। तो उन लोगों के लिए एक जस्ट मैं आप लोगों को एक पार्ट में दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का क्या मजा होता है। और ये जो बहाना जो होता है, हम लोग बंगला में एक बात बोलते हैं कि एक बायां हाथ होता है, एक बां हाथ अच्छे, एक डान हाथ अच्छे, और एक हाथ থেকে সেটা অজু हाथ, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं बहानाबाजी। ठीक है, तो ये बहानाबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आप 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, अगर जो आपका कैपेसिटी है, आपका स्टार्ट वहीं से आपको करना है। ये नहीं सोचना है कि नेक्स्ट महीना आएगा पैसा तब हम करेंगे, अरे 2-3 महीना थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, एक पैसा आएगा उसके बाद करेंगे, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा जगह है, आप स्टॉक मार्केट में 100 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 200 500 1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ये करते हैं तो आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या देके जा सकते हैं, ये आप देखिए, आप खुद के लिए तो कीजिएगा ही, आपका नेक्स्ट जनरेशन किस लेवल तक पहुंच सकता है, इसको थोड़ा सा हम आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। ठीक है,
तो हम चल जाते हैं अपना गूगल में। ये वेब पेज दिख रहा है जो मैं सर्च कर रहा हूं। कोई भी एक बताइएगा थोड़ा। क्या दिख रहा है HDFC लाइफ का जो ये पेज है? कोई भी एक बताइएगा थोड़ा। विश्वनाथ जी या सौरभ जी, शाश्वतो जी, राजा जी। सब क्या साइलेंट मोड में चले गए? क्या ये दिख रहा है? कोई भी एक थोड़ा सा हमको बताइएगा थोड़ा। हाँ देख। दिख रहा ना? ठीक है। ये क्योंकि कभी कभार होता है कि चेंज करते हैं स्क्रीन, दिखता नहीं, हम बोलते जाते हैं और स्क्रीन आपका वहां पे दिखता नहीं। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे दिया हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पे डाला रहता है 5000। हम जस्ट ये पकड़ते हैं कि आप एक राउंड अप पकड़ते हैं कि 1000 करके, 1000 करके आप मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1000 कर ओनली। ठीक है। ये जैसे अपना एक गोल प्लानिंग होता है, अपना एक गोल रहता है कि हमको अपना जो बच्चा है उसका एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, या घर खरीदने के लिए, या रिटायरमेंट के लिए। ठीक है। अगर मान लीजिए एक पर्सन है, उसका एज अभी 30 ईयर्स चल रहा है, 30 साल उसका एज हो रहा है। उसको रिटायरमेंट जनरली कितना होता है? 60 साल में मेरा रिटायरमेंट होगा। तो मेरे पास अभी समय कितना है? 30 साल का मेरा समय है। अगर 30 ईयर्स तक अगर आप 1000 करके, मात्र 1000 करके 30 ईयर्स तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाते हैं। ठीक है। तो अगर हम 8% के हिसाब से अगर हम पकड़ते हैं, ठीक है, तो 3,61,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 15 लाख। ये बैंक के हिसाब से चल रहा है 8%। ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट आपका बैंक का रिटर्न से कई गुना ज्यादा रिटर्न देने का क्षमता रखता है। ठीक है। तो हम यहां पे अगर एक एज्यूम करते हैं कि आप साल में, जैसे हम लोग के सबसे जो टॉप क्लास जो इन्वेस्टर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, वो है आपका वारेन बफेट। उसका ईयरली सीएजीआर कितना? 22-24% का उनका सीएजीआर। ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टेड रहे और जो कंपनी से वो कंपनी अच्छा सिलेक्ट किए, वो अच्छा परफॉर्मेंस किया, नेक्स्ट 30 ईयर्स में अगर 24% का अगर आप रिटर्न जनरेट करते, साल में 24% आपका गेन हो रहा है, ठीक है, तो आपका अमाउंट 3,61,000 रुपया ही आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। मात्र 3.5 लाख। ठीक है। आपका 30 साल बाद जब आप रिटायरमेंट कीजिएगा तो इसका वैल्यूएशन कितना होगा? 6.5 करोड़ रुपया। 6.48, ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ रुपया का आपका एसेट यहां पे खड़ा हो सकता है, अगर 24% का रिटर्न आप जनरेट करते हैं स्टॉक मार्केट से सालाना। तो ठीक है, जो कि नामुमकिन नहीं है, स्टॉक मार्केट में नामुमकिन नहीं है। अगर आप 1000 रुपया करके ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कुछ लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक सिलेक्ट करके उसको कंटिन्यूअस बेसिस में रीबैलेंसिंग करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये अचीव करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। और यही अगर 24% के जगह में अगर आप 30% का गेन अगर कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाता है? 3 लाख रुपया आपका 30 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये 30% आपको सालाना जनरेट करना होगा, कंपाउंडिंग करना होगा 30% करके। नामुमकिन नहीं है, लेकिन काफी आसान भी नहीं है, टफ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं
बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि मल्टी फोल्ड रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, आपके अगल बगल में ही बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो कि 2008 में, 2010 में, 2020 में जो कोविड का फॉल हुआ उस वक्त बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए होंगे। वो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक रिटर्न आपका दिया है। ऐसा स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल है। इसको नकार नहीं सकते कि नहीं होगा। आप इसको बोल दिए कि एकदम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, तो यहां पे आप इम्पॉसिबल इसको नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट ऐसा एक जगह है। ठीक है, तो अगर ये तो 1000 रुपए के ऊपर हुआ, अगर आप 5000 करके अगर करते हैं, आपका अगर मान लीजिए नीड जो है, नीड अगर आपका अपने हिसाब से कि मेरा कितना टाइम के भीतर हमको करना है, ठीक है, तो 24% ही हम रखते हैं इसको। अगर 5000 करके अगर मंथली अगर आप करते हैं तो 30 साल में आपका 18 लाख रुपए आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। आपको रिटर्न कितना मिलता है? लगभग लगभग 32 करोड़ रुपया, 32 CM। मात्र 5000 रुपया आज का जो आपका बचत होगा, आज का जो बचत होगा 5000 रुपये का कष्ट करके ही आप रख के इन्वेस्ट करके चले गए अच्छा अच्छा स्टॉक्स में, और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उसमें पार्ट पार्ट करके उसमें कर दिया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, हो सकता है आप इसको पूरा मजा नहीं ले पाए, लेकिन आपका नेक्स्ट जनरेशन फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा अगर ये 24% के हिसाब से अगर यहां पे रिटर्न जनरेट होता है तो। अच्छा, ये जो रिटर्न जनरेट होगा 30 साल बाद, ठीक है, ये दिख रहा है आपका 32 करोड़, लेकिन इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। 30 साल में आज का जो सामान का रेट है, वैल्यू है, वो 30 साल बाद ये नहीं रहेगा। तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज क्या है, आप 40% इसमें आप माइनस कर लीजिएगा इस पैसे का वैल्यू में, जब भी कोई भी दिखाए आपको। ठीक है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट के ऊपर से रिटर्न लॉन्ग टर्म है, तो मिनिमम 40% वहां से माइनस कर दीजिएगा। तो यहां पे 12 करोड़ अगर आप माइनस भी कर देते हैं तो भी 20 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन आपका खड़ा होता है। 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 20 करोड़ का आपका वैल्यूएशन, जब आप 30 साल बाद रिटायरमेंट कर रहे हैं तब। कोई सरकारी नौकरी, कोई ऐसा बिजनेस आपको शायद नहीं मिले जो कि ये रिटर्न आपको जनरेट करके दे। अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगाते हैं, आप लोग में से जितने भी थोड़ा सा अगर स्टडी करते हैं इस मार्केट को, कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस को थोड़ा सा स्टडी करके अगर अपना पैसा को लगाना शुरू करते हैं आज से, ठीक है, तो आने वाले समय में आप अनलिमिटेड एसेट क्रिएट आप कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक में ऐसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, वो आपको मतलब जो रिटर्न जनरेट करके देगा जिसका कल्पना भी आप नहीं कर सकते। एक 2 रुपए का शेयर 4000 तक जा सकता है 20 साल में, 20 ईयर्स में। एक 1000 रुपए का शेयर 1.5 लाख रुपया तक जा सकता है 15 साल में। ये प्रूवन है। आप चार्ट देख लीजिएगा एमआरएफ का, 2008 2009 के दरमियान में 1000, 1200, 1500 में था, टच करके आया 1.5 लाख रुपया, 100 गुना कर दिया है पैसा 15 साल में। टाइटन 2 रुपया में था 2002 में, 2024 का जो हाई मारा है लगभग लगभग आपका 3800 का हाई मारा है। 4000 रुपया कर, 2 रुपये का शेयर 4000 में चल गया। तो आप नकार नहीं सकते हैं, कोई नकार नहीं सकता है स्टॉक मार्केट अच्छा बड़ा रिटर्न नहीं जनरेट कर सकता। तो इसीलिए इसका पहले जो पार्ट जो था पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों टाइप के स्टॉक्स आपका होना चाहिए। गुड फंडामेंटली जो स्टॉक्स है उन लोगों को आपको रखना होगा। टाइटन 2 रुपया से 4000 जाएगा, 2002 में अगर किसी को बोलते तो वो आपका मजाक ही उड़ाता। एमआरएफ 1000, 1500 से 1.5 लाख रुपया जाएगा, आप 2008, 2009, 2010 में अगर किसी को बोलते, जब मार्केट करेक्शन चल रहा है, तो आपको पागल बोलता। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट किया है आज वो दूसरे आदमियों को बोलते हैं कि भैया लोग तुम लोग पागल हो।
हम तो गेनर हो चुके हैं। ठीक है। तो आज जो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, अच्छा कंपनी देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट किए, डाइवर्सिफाई किए, विभिन्न सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, कल वहां से कौन लंबा रेस का घोड़ा बन जाए, कौन मल्टीबैगर बन जाए, वो आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। ठीक है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म व्यू, तो अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप मान लीजिए एसआईपी बेसिस में जाते हैं कि मेरे पास है 10,000 करके, हम लगाना चाहते हैं, हम 10 साल 30 साल तक हम वेट नहीं करेंगे, मेरा अभी 30 साल एज चल रहा है, 50 साल में हमको रिटायरमेंट लेना है। ठीक है। तो 10 साल पैसा आप डालिए, ठीक है, और 10 साल इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। 10 साल डाल के अगर 10 साल में ही पैसा निकाल लेते हैं, 24% के हिसाब से ही पकड़ते हैं, ठीक है, तो कितना मिलता है? 10 साल पैसा दिए 10,000 करके, 12 लाख आपका जमा हुआ, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 10 साल में? 50 लाख। ठीक है। 10 साल पैसा दिया 10,000 करके, 12 लाख जमा हुआ, 50 लाख, 5 गुना लगभग आपको मिला 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। और इसी को 10 साल देने के बाद, अब 10 साल और छोड़ दीजिए इसको, 10 साल और पैसा नहीं देना है, 12 लाख ही आपका जमा रहेगा, लेकिन 10 साल इसको छोड़ दीजिए कंपाउंड होने के लिए। कंपाउंडिंग का मजा देखिए, कितना था? 50 लाख। ये 10 साल में आपका कितना कर दिया? 5.5 करोड़। 10 साल पैसा दिए, 10 साल छोड़ दिए इसको। ये है कंपाउंडिंग, और ये स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है, होता है, किया जा सकता है। थोड़ा सा नॉलेज रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और कंटिन्यू आपको मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके टाइम देना होगा। ये ऐसा नहीं, इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि 24 घंटा पड़े हैं, वैसा नहीं, लेकिन आपको एक्टिव, आपको एक पार्ट आपको रखना होगा कि स्टॉक मार्केट में भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और लॉन्गर टर्म में आप एक भी, इससे पहले भी मैंने काफी पर्सन को काफी बार मैंने कहा है, ठीक है, जो पर्सन लॉन्गर टर्म में इन्वेस्टमेंट किए हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किए हैं, और मिनिमम 8 साल 10 साल मार्केट में है, आप कोई एक पर्सन ढूंढ के ला दीजिए जो ये बोले कि मुझे लॉस हुआ है मार्केट से। ऑल ओवर इंडिया से मैं आपको चैलेंज करता हूं, ठीक है, एक पर्सन दिखाइए जो इन्वेस्टमेंट किया है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके, लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड है, 8 साल 10 साल से, एक पर्सन ढूंढ के लाइए जो ये कह दे कि मुझे लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट। नहीं ढूंढ के ला पाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किए हैं, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाए हैं, अगर स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप में पैसा लगाए हुए हैं, आपका लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपका लॉस हो ही नहीं सकता, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा तो आप हमेशा प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म में अगर 21 दिन में पैसा डबल करने का अगर थिंकिंग है, तो ये एकदम लिख के ले लीजिए, कहीं मतलब किसी को भी बोलिएगा, लिख के ले लीजिए, कोई भी बोल दिया, आपका कैपिटल डूबेगा ही डूबेगा, डूबना है। ठीक है। तो शॉर्टर व्यू मत रखिए, लॉन्गर व्यू अपना रखिए। लॉन्गर व्यू में आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और लॉन्गर टर्म में अच्छा खासा गेन भी आपको मिलेगा। खुद एंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ तैयार करके जाइए। ठीक है। ये है कंपाउंडिंग का खेला, इसको आप लोग भी अपना खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट में जाइएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है ये पोर्टफोलियो तक ही आज रखते हैं, इसके बाद टॉपिक्स तो और भी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग जाएंगे। और ये जो इस सेशन में और प्रीवियस सेशन में हम लोग जो भी डिस्कशन किए हैं, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार रिवाइंड करके देख भी लेंगे, और कहीं पर अगर कुछ भी डाउट रहता है इसके ऊपर, तो आप लोग अपना क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं, कर भेज सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए, आज के लिए तब इतना ही मेरे तरफ से। अगर आप लोगों को कोई सवाल या कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो आप लोग कर सकते हैं। साथ साथ तो जी स्क्रीन में मत टाइप कीजिए, वो आपका दाग दिख जा रहा है, लाइन आ जा रहा है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन शायद है नहीं, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे तब कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सब अच्छे से रहिएगा, बिंदास रहिए। कुछ भी क्वेश्चन रहा तो आप लोग बेझिझक मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।